हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन द शॉर्ट रन। इक्विलिब्रियम इनकम के बारे में जानेंगे, वो भी किसमें, शॉर्ट रन के बारे में, कि शॉर्ट रन में किस तरह से होता है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या पढ़ लिया, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था बच्चों की एड यानी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा बच्चों हमने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया बच्चों किसके बारे में, इनकम इन टू सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ लिया। ये हमने बच्चों अब कर लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में, कि इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है। या फिर इक्विलिब्रियम के बारे में आप जानते होंगे, आपने 11th में भी पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमी में। वहां हमने बच्चों बहुत सारे इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन वो क्या करी थी, फेस करी थी। अब बच्चों बात कर लेते हैं एक माइक्रो इकोनॉमी, एक पूरी इकोनॉमी में किस तरह से इक्विलिब्रियम होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल सा है बच्चों, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए वहां क्या हो जाएगा मैम, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो ना, बैलेंस। जहां पे दोनों क्या हो, दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां क्या हो गया मैम, हमारा बैलेंस बन गया, इक्विलिब्रियम हो गया। सो हम कहेंगे मैम कहां पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। सो सिंपल सा है, जहां पे एडी हमारा एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगा मैम, हमारे एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा, वहां पे हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम हो गया। एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है, एग्रीगेट डिमांड बताता है कि भाई आगे आने वाले अकाउंटिंग ईयर में आपकी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं वो कितनी डिमांड करेंगे, वो कौन बताता है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड बताता है। ठीक है, आगे आने वाली जो डिमांड है उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है मैम, एग्रीगेट सप्लाई क्या बताता है, एग्रीगेट सप्लाई बताता है जैसे एग्रीगेट डिमांड बताता है कि भाई कितनी डिमांड होगी, वैसे ही यहाँ पे बच्चों आगे आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में कितनी सप्लाई करेगी फर्म, ये कौन बताता है, एग्रीगेट सप्लाई बताता है। ठीक है बच्चों, तो जहां पे ये दोनों इक्वल हो गए वहां क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। सो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, या हम कहेंगे किसी भी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी तो आपको पता है बच्चों कितनी बड़ी होती है, जहां पे हमने माइक्रो में सोचा था, माइक्रो में हमने पढ़ा था क्या होता है बच्चों, एक यूनिट, एक इंडिविजुअल को लेके हमें इक्विलिब्रियम देखना है। वहीं बच्चों अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, सो मैक्रो इकोनॉमी यानी पूरी इकोनॉमी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी हो गई, पूरी इकोनॉमी में बच्चों इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहाँ होगी। सो हम बात करेंगे, it is a condition of the economy in which the quantity of aggregate demand equal to the quantity of aggregate supply। कहाँ होगा, जहां पे AD इक्वल हो जाएगा किससे, हमारे AS के, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो गई मैम, एग्रीगेट डिमांड के, वो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। अब बच्चों किन्सियन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द किन्सियन थ्योरी the equilibrium level of the income is an economy is determined at the intersecting point of AD और AS curve। जहां पे भाई किन्सियन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जहां पे जिस ग्राफ में AS कर्व और AD कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया कहाँ पे, AD इक्वल टू AS, जहां AD और AS इक्वल हो गए, या फिर एक दूसरे, ये जो कर्व है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे क्या हो गया हमारा, वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब बच्चों AD को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AD को रिप्रेजेंट करते हैं मैम C+I से, बिल्कुल करते हैं। AS को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AS को रिप्रेजेंट करते हैं मैम C+S से। यही देखा था हमने एग्रीगेट डिमांड में, हमने देखा था कि कैसे करना है रिप्रेजेंट, तो हमने कहा था मैम C+I से करना है। और अगर एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C+S से करते हैं। तो बच्चों अगर हम कंजप्शन को काट दें तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया मैम I और S। अगर हम कहें मैम इन्वेस्टमेंट और सेविंग, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक तो हमने AD और AS के कॉन्सेप्ट से समझा, एक हम समझेंगे बच्चों किससे, S इक्वल टू I के कॉन्सेप्ट से, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया हमारा क्या, इक्विलिब्रियम। अब बच्चों शॉर्ट रन की बात हुई है, ठीक है, ये हमने जाना माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम विद द प्राइस लेवल इज फिक्स। जब हमारा प्राइस लेवल क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जब भी हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे या फिर इक्विलिब्रियम देखेंगे, सो हमें मान के चलना है, ये अज्यूम करके चलना है कि हमारा जो प्राइस लेवल है बच्चों क्या है, फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आगे हम देखेंगे बच्चों, अगर शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करते हैं, सो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। सो अगर एक रियल GDP की बात करें तो रियल GDP विल एग्जिट
when AD intersect short run aggregate supply in a short run is the amount of aggregate output produced। क्या कह रहा है ये भाई, इक्विलिब्रियम वही होगा जहां पे AD क्या होगा, AD इक्वल होगा किसके, AS के, एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा मैम किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। सो यही क्या हो गए है मैम हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ई से डिनोट कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम यानी AD इक्वल टू AS। अब बच्चों कुछ अजम्पशंस है वो देख के चलनी है। अगर हमें इक्विलिब्रियम जानना है, अगर हमें इक्विलिब्रियम देखना है, पता करना है किसी भी इकोनॉमी में, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें कुछ अजम्पशन है वो फॉलो करनी पड़ेगी, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकल के आएगा हमारा। अब बच्चों पहली अजम्पशंस क्या है, पहली अजम्पशन है मैम क्लोज इकोनॉमी होगी। क्लोज इकोनॉमी यानी सिंपल इकोनॉमी होगी मैम। सिंपल सा है, क्या है हमारी सिंपल इकोनॉमी होगी। अब सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, अगर हम बात करें सिंपल इकोनॉमी क्या होगी, सिंपल इकोनॉमी वो होगी जहां पे हम क्या लेंगे, हम दो ही क्या लेंगे मैम, इकोनॉमिक के सेक्टर लेंगे। कौन कौन सा, पहला है मैम कौन सा, फर्म लेंगे, और दूसरा कौन सा लेंगे, पहला हमारा फर्म हो गया मैम, पहला हमारा हो गया फर्म, दूसरा मैम सेक्टर कौन सा हो गया, हाउस होल्ड, यानी पहला हमारा हाउस होल्ड या दूसरा हमारा फर्म, या फिर पहला फर्म या दूसरा हाउस होल्ड। ठीक है बच्चों। सो हमारा सिंपल इकोनॉमी की हमें क्या लेना है, अजम्पशन लेना है कि हम मान के चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी सिंपल इकोनॉमी है, हमारे दो ही सेक्टर है। कौन कौन से, पहला फर्म यानी जो प्रोडक्शन हमारा सेक्टर है वो, दूसरा है मैम हाउस होल्ड। ठीक है, कंजम्पशन वाला सेक्टर। सो दो सेक्टर को लेके चलना है। इन द सिंपल इकोनॉमी ओनली टू सेक्टर मॉडल, household and a firm, the determination of equilibrium output will be investigated. There is a no government or international sector. So हम ये मान के चलते हैं कि मैम क्या होगा, कोई भी जो दो एक्स्ट्रा जो हमारे पास सेक्टर हैं, गवर्नमेंट और मैम कौन सा इंटरनेशनल सेक्टर, ये नहीं होंगे, सिर्फ दो ही सेक्टर होंगे। कौन कौन से, फर्म और हाउस होल्ड। अब बच्चों फर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं मैम, आई से डिनोट करते हैं, और एस को हम हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कौन सा होता है, कंजम्पशन होता है। सो मैम अगर हम बात करें सो हमारा एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगा, हमारे एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा मैम किसके, सी प्लस आई के। सी क्या हो गया, सी हो गया मैम हमारा क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन करता है मैम, हाउस होल्ड करता है। कौन करेगा, हाउस होल्ड। इन्वेस्टिंग एक्सपेंडिचर कौन करेगा, फर्म करेगा मैम। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स, गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, कैपिटल एसेट्स पे, कैपिटल गुड्स पे। कौन करेगा मैम, फर्म करेगी। ठीक है, तो आई किसको डिनोट कर रहा है, फर्म के इन्वेस्टमेंट को, आई यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और बच्चों सी यानी क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, आई हो गया हमारा, पहले सी लिख लेते हैं। सो सी हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है मैम, ये हमारा हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड आई हो गया हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके मैम, कौन करता है, फर्म करेगी। ठीक है, कौन करेगा, फर्म करेगी। और ये कौन करेगा, अगर हम बात करें तो ये करेगा मैम कौन, ये करेगा हमारा हाउस होल्ड। ठीक है, ये हमने देख लिया मैम। तो हमारा एडी किसके इक्वल हो गया, हमारा सी प्लस आई के इक्वल हो गया। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है मैम, यही चीज यहाँ पे क्या है, लिखी हुई है। इसको हम कर लेते हैं येलो में, देखो ये येलो हाईलाइट करने के लिए रखा है। ठीक है, तो ये हमारा एडी इक्वल हो गया। तो पहली अजम्पशन क्या हो गई, पहली अजम्पशन हो गई मैम, हमें क्या लेना है, हमें पहली एजम्पशन क्या हो गया, हमारा क्लोज इकोनॉमी का हमें कॉन्सेप्ट लेना है। सिंपल इकोनॉमी में हम रहते हैं, दो ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड और यहाँ पे फर्म होगी। जो दो एक्स्ट्रा है, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल, जो इंटरनेशनल सेक्टर है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। और यहाँ पे हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और फर्म का जो एक्सपेंडिचर है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एडी आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। दूसरी एजम्पशन है बच्चों क्या, सेल्फ कंटेंट इन्वेस्टमेंट। सेल्फ कंटेंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज हो रही है वैसे, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा बच्चों कैसा होगा, ऑटोमेटिक
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम लेंगे। सो मैम यहाँ पे यही है, सेल्फ कंटेन्ड इन्वेस्टमेंट यानी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं है इनकम में, बल्कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज सेल्फ कंटेन्ड, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है, आर ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजप्शन बच्चों पढ़ा होगा ना, क्या होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो मैम इनकम के साथ साथ चेंज नहीं होता है, वो हो गया हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, वैसे मैम ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, जब आपकी इनकम क्या होगी, जीरो होगी, फिर भी आप क्या करोगे, कुछ खर्चा करोगे, कुछ ना कुछ कंजप्शन में एक्सपेंडिचर करोगे, वही क्या हो गया हमारा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर हो गया, और ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। इंड्यूस में क्या होता है, इंड्यूस में मैम जैसे जैसे इनकम चेंज होती है वैसे वैसे आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी चेंज होता है, वो इंड्यूस में होता है। ठीक है बच्चों, तो हम मान के चलेंगे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, फिक्स है। एक बार जो ऑटोनॉमस जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, वो सेम ही होगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है मैम, अगला है मैम शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, दिस एनालिसिस विद द रेफरेंस टू द शॉर्ट पीरियड ओनली। और ये हम देख रहे हैं मैम, किस में देख रहे हैं, शॉर्ट रन में देख रहे हैं, तो हम किसको ले रहे हैं, शॉर्ट रन को ले रहे हैं। और बच्चों क्या करना है, हमारा जो प्राइस जो है वो क्या होगा, हमारा जो प्राइस जो होगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, प्राइस जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, सॉरी प्राइस जो होगा बच्चों, प्राइस लेवल क्या होगा हमारा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम इक्विलिब्रियम को क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। अब बच्चों बात करते हैं, 2 अप्रोचेस हैं निकालने के लिए इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी, अगर हमें इक्विलिब्रियम लेवल देखना है तो 2 अप्रोचेस हैं। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली अप्रोच है मैम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, यानी AD माइनस AS की। दूसरा कौन सा है, सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट की, यानी S माइनस I की। दोनों अप्रोच है, एक एक करके अप्रोच पढ़ते हैं। पहली अप्रोच है बच्चों कौन सी, AD माइनस AS की, यानी एग्रीगेट डिमांड में से एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है, AD और AS अप्रोच। अब बच्चों AD और AS अप्रोच क्या है, AD और AS अप्रोच कहती है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पे AD इक्वल हो गया AS के, यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो गई किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, वहाँ क्या हो जाएगा, हमारे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई AD इक्वल टू AS इन द इकोनॉमी। जैसे मान के चलो भाई आगे आने वाले फ्यूचर में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होगी, देखो प्लानिंग करके चलनी है। ठीक है, हमारे बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर है, इसमें हम क्या मान के चलते हैं, AD और AS क्या होगा हमारा, एक्सेंट होगा। ठीक है, एक्सेंट यानी जो हमारा होगा प्लान्ड होगा, ऐसा नहीं कि ये हो चुका है। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है मैम, अब हम मान के चल रहे हैं कि प्लानिंग जो होगी कितनी होगी, एग्रीगेट जो डिमांड होगी मैम वो कितनी होगी, आने वाले फ्यूचर में 100 की होगी। ठीक है, अब बच्चों वो एग्रीगेट डिमांड सोच के कि भाई 100 की होने वाली है, हमारा प्रोडक्शन भी कितना होगा, प्रोडक्शन और सप्लाई भी कितनी होगी, हम भी मान के चल रहे हैं भाई, जो एक प्रोड्यूसर है वो मान के चल रहा है कि भाई आगे आने वाले टाइम में इतनी डिमांड होगी, यानी 100 की डिमांड होगी, 100 यूनिट्स की डिमांड होगी। तो हम भी क्या करते हैं, अभी से 100 यूनिट्स जो है उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसको जब उनकी डिमांड होगी तब हम उसको सप्लाई कर सकें। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ भाई, एग्रीगेट डिमांड 100 की है, सो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो भी मान के चल रहा है कि भाई हमें सप्लाई भी कितनी करनी है, 100 की करनी है। और जहाँ ये दोनों इक्वल हो गए वहाँ क्या हो गया मैम, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यही कह रहा है, द लेवल ऑफ आउटपुट, भाई जो लेवल ऑफ आउटपुट है, वेयर द एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, भाई उस लेवल ऑफ आउटपुट पे जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे 100 पे 100 यूनिट्स की मान के चल रहे हैं एग्रीगेट डिमांड है, तो 100 यूनिट की ही क्या करनी है, सप्लाई करनी है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये क्या दिखाता है, इट इंडिकेट्स दैट whatever the producer intended to manufacture during the year is exactly equal to what the buyer intend to purchase during the year। ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रोड्यूसर जितनी क्वांटिटी में बना रहा है, बनाएगा, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में बनाएगा एक साल में, उतनी क्वांटिटी में कंज्यूमर या जो बायर है वो परचेज करेगा। सो इसीलिए बच्चों क्या हो गया, हमारा AD इक्वल टू AS हो गया। अब बच्चों मान के चलो कि भाई एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट डिमांड होने वाली है 100 की, और बच्चों यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई यहाँ मान के चल रहे हैं कितनी होगी, 80 होगी। सो बच्चों ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम तो होगा नहीं, डिसइक्विलिब्रियम है। ऐसे ही बच्चों मान के चल रहे हो एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, 80 की है, पर एग्रीगेट सप्लाई क्या है मैम, यहाँ पे 100 की है, यानी सप्लाई ज़्यादा है किससे, डिमांड से। सो मैम इस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम है, सो मैम क्या होगा, बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होने से रह जाएगा। सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी डिसइक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। सो बच्चों उस पॉइंट पे जहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर जितना प्रोडक्ट बनाएगा, जिस क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएगा उस क्वांटिटी में बायर जो है वो क्या कर सकता है, वो उसी क्वांटिटी में परचेज करेगा। जैसे 100 का मान के चलो कि 100 की सप्लाई होने वाली है, सो डिमांड भी कितने की होगी बच्चों, 100 की ही होगी। ये मान के चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम मान के चल रहे हैं, भाई ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हमने क्या कहा था, भाई एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा भी हो सकती है, सप्लाई से कम भी हो सकती है, या फिर सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पर हम मान के चल रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों इक्वल हो गए वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाएगा, और वहीं पे क्या होगा, इनकम का हमारा क्या होगा, डिसाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा। अब बच्चों हम बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो गया, C+I के। ठीक है, किसमें, 2 सेक्टर इकोनॉमी में, या फिर हम सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सो मैम हमारा एग्रीगेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी, C+I के। अब बच्चों C कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, क्या बताता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैम कंजप्शन को बताता है एक हाउस होल्ड या एक इंडिविजुअल पर्सन फाइनल गुड्स या सर्विसेज पे कितना अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो क्या हो गया, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर चेंज एट अ कांस्टेंट एज इनकम चेंज। अब बच्चों कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मैम चेंज होता है, कैसे, जैसे जैसे इनकम में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे। सो मैम हम अगर बात करें तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस दोनों ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड है। C इक्वल है बच्चों किसके, C बार प्लस CY के। C बार क्या है, C बार है मैम ऑटोनॉमस, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। CY क्या है, इंड्यूस्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब मैम ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कहता है, ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहता है मैम भले इनकम ना हो, भले इनकम जीरो हो, आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, आपको सर्वाइव तो करना है, आपको ज़िंदगी जीनी है, आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा। वही क्या हो गया, ऑटोनोमस हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। अब मैम इंड्यूस कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कहता है, इंड्यूस कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहता है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, कंजप्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा। सो बच्चों ये जो C है, जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो इन दोनों को इंक्लूड करता है, ऑटोनोमस और हमारा इंड्यूस कंजप्शन दोनों को ही क्या करता है, इंक्लूड करेगा। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, इनकम में चेंज होगा वैसे वैसे एक कांस्टेंट रेट से हमारा क्या होगा मैम, यहाँ पे कंजप्शन में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। सो ये हमने देख लिया। ठीक है मैम, तो कंजप्शन में C का मतलब ये है। I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये I है, ये हमारा क्या है, I है, बड़ा वाला I। ठीक है, I को हमने क्या मान के चले हैं, I को मान के चले हैं कि मैम हमारा I क्या होगा, यहाँ पे ऑटोनोमस होगा, यानी कि जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगा वही क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है बच्चों जो फर्म क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। अब बच्चों गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमें मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए। ठीक है, यानी हमें फिक्स एसेट्स या फिर हमें कैपिटल एसेट्स की ज़रूरत होती है। अब बच्चों इन कैपिटल एसेट्स को परचेज करने में या बनाने में जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आया है वो क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, सो हम कहेंगे refers to the expenditure incurred either by an individual or a firm for the creation of a new capital assets like machinery, building, etc. Investment expenditure is autonomous। ठीक है बच्चों, सो क्या हो गया, अगर हम
परचेज करने में या बनाने में, किसको बनाने में, कैपिटल एसेट्स या फिर हमारी फिक्स एसेट्स बनाने में या फिर उनको परचेज करने में जो भी क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो क्या हो गया मैम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मैम ये हमारे फर्दर प्रोसेस में काम आएगी, फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर खर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। और ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा मैम, ऑटोनॉमस होगा। क्या होगा, ऑटोनॉमस होगा, यानी जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है मैम, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑटोनॉमस। हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ही देख लिए। अब बच्चों इसका बना लेते हैं बच्चों, क्या एक कर्व बना लेते हैं। ठीक है, सो हमारा इसको मैं हटा रही हूँ। सो हमारा हमने एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाया था बच्चों। सो हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा बनता है, सिंपल सा है, 0 x और y। ठीक है मैम, ये हमारा हो गया इनकम और ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, मान के चल रहे हैं हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, क्या मान के चल रहे हैं हम मैम, फिक्स है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मान लो भाई इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है मैम हमारा 40 है। ठीक है, मान लो 40 इन्वेस्टमेंट, चाहे आपकी 0 इनकम है तो भी आप 40 का इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे आपकी 1000 जो है इनकम होगी फिर भी आप क्या करोगे, 40 का इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज किस में हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो हमारा कर्व कैसा होगा, हमारी जो इनकम है मान के चलो ये 40 हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये हो गया, हमारा क्या, ये हो गई हमारी, सॉरी एक सेकेंड, हमारा इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा, हमारा OX के पैरेलल चलेगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट, जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, OX के पैरेलल चलता रहता है। ठीक है मैम, अब मैम बारी किसकी है, हमारे कंजप्शन की। सो मैम कंजप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो ये हो गया हमारा क्या, कंजप्शन C। अब मैम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हम इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा AD आ जाएगा। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर बन गया, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं ना, ताकि हम AD को भी अच्छे से बना लें। यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा हो गया C। अब मैम इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उतना हमारे AD और C के बीच में होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में होगा। सो यहाँ पे हम, ये हमारा हो गया AD, जो क्या इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे C + I दोनों को ही इंक्लूड कर रहा है। और ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड का कर्व हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड का कर्व हो गया मैम। ये हमने देख लिया, ये हमारा सिंपल सा, पहले ऑलरेडी हम लोग एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जनरली हम ऐसे ही बना रहे हैं कर्व। ओके बच्चों, अब हमने एग्रीगेट डिमांड देख रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई भी देख लेते हैं। ठीक है मैम, एग्रीगेट सप्लाई क्या बताता है, एग्रीगेट सप्लाई बताता है कि जो भाई मॉनेटरी वैल्यू है आपके गुड्स और सर्विसेज की, वो इक्वल होगी किसके, वो इक्वल होगी हमारी नेशनल इनकम के। सिंपल बता रहा है भाई। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम क्या बताता है, नेशनल इनकम बताता है कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक जो स्पेसिफिक पीरियड है उसमें जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स और गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, वो क्या हो गया हमारा नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई क्या बताता है, एग्रीगेट सप्लाई बताता है कि भाई फ्यूचर में आप कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे और उनको क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, यानी आप सप्लाई कर रहे हो। सो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो गया मैम, नेशनल इनकम के इक्वल हो गया। सो बच्चों हम कहेंगे इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ये क्या बताता है, एग्रीगेट सप्लाई बताता है कि कितना भाई कितना हमारा कितनी क्वांटिटी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में और सप्लाई हुआ है। और बच्चों क्या बताता है, उनकी वैल्यू देखना ही क्या हो गया हमारा, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब बच्चों हम एग्रीगेट सप्लाई को कैसे लिखेंगे, प्लस अगर हम बात करें द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग। अगर हम बात करें तो हम एग्रीगेट सप्लाई को कैसे बताएंगे, सो हम कहेंगे अगर हम कंजप्शन और सेविंग दोनों को ही ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। सो क्या है ये सम टोटल है किसका, हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग का। सो हम कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया। अब बच्चों एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, स्लोप में बनता है। एक स्ट्रेट लाइन में 45 डिग्री
45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन में क्या बनेगा, पॉजिटिवली क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन हमारा क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा। कैसे बनेगा, सिंपल सा है, देखो 0 एक्स एक्स और वाई एक्स, और यहाँ पे हो गया इनकम, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, और ये हो गया हमारा क्या 45 डिग्री का हमारा AS, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया, जिसका स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन में क्या बनता है, ये कर्व बनता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं, सो हमारा ASAD अप्रोच क्या होता है, हमने AS के बारे में पढ़ा, AS क्या हो गया, C+S हो गया। अब बच्चों कंजप्शन क्या है, कंजप्शन वैसा ही है, देखो हमें सेविंग के लिए कुछ नहीं कहा गया है, तो हमारा कंजप्शन क्या होगा, जैसे जैसे इनकम चेंज होगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, कंजप्शन भी चेंज होगा। वैसे ही बच्चों हमारी जो सेविंग है, जैसे जैसे हमारी इनकम चेंज होगी वैसे वैसे हमारी सेविंग भी चेंज होगी, ठीक है। जैसे मान के चलो, देखो इसको समझते हैं, यहाँ पे देखो इसको हटा रही हूँ, ठीक है। हमारा जो कंजप्शन है बच्चों, हमने क्या बोला, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है प्लस इंड्यूस कंजप्शन दोनों होता है। अब मान के चलो कि जब आपकी यहाँ पे इनकम क्या है, 0 है, तब आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन तो होगा, इंड्यूस कंजप्शन नहीं होगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा, बिल्कुल होगा। मान के चलो कि 20 रुपए का आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन हो रहा है, ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना हो रहा है, हमारा 20 का ऑटोनॉमस कंजप्शन हो रहा है। अब बच्चों ये जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है, इसको आप पे कैसे करोगे, भाई आप कहाँ से पैसा लाओगे, सो आपने जो सेविंग कर रखी है उसको आप निकालोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, डिस सेविंग करोगे, ठीक है। सो आपकी यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी, -20 हो जाएगी। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा, और आपका क्या होगा बच्चों, आपकी सेविंग भी इंक्रीज होगी। तो हम कहेंगे हमारा जो सेविंग का जो डायग्राम है बच्चों, ठीक है, पहले हम कंजप्शन का डायग्राम बना लेते हैं। हमारा कंजप्शन का डायग्राम यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से हमारा कंजप्शन का डायग्राम, वैसे हम बाद में देखेंगे बच्चों कि कैसे क्या होता है, अभी हम जस्ट समझ रहे हैं। ये हमारा कंजप्शन का डायग्राम है, बिल्कुल है मैम। ये जितना ऊपर है यहाँ पे 20 है, तो उतना ही नीचे हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया, -20, ठीक है। ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे क्या हो जाएगा, हमारा सेविंग का डायग्राम हो जाएगा, ये हमारा सेविंग का डायग्राम, ठीक है। अब बच्चों जहाँ पे सेविंग 0 होगा वहीं से क्या होगा, हमारा कंजप्शन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेविंग, इस पे सेविंग 0 हो रहा है, ये हमारा 0, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे सेकेंड थोड़ा सा इसको, ये इसके इक्वल होगा, यानी ये क्या बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे AS बनेगा, ये हमारा C हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, S हो गया, ठीक है। आगे हम एक साथ देखेंगे बच्चों कि कहाँ इक्विलिब्रियम होता है। सो ये हमने देख लिया हमारा AS कर्व, हमने AD कर्व भी देख लिया था, और ये हमने AS कर्व देख लिया। अब बच्चों हम कहेंगे AD और AS अप्रोच में कहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हम कहेंगे मैम AD क्या बता रहा है, C+I को बता रहा है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, और AS क्या बता रहा है, C+S को बता रहा है। सो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जहाँ पे AD इक्वल होगा किसके, AS के, वहीं क्या बन गया, हमारा इक्विलिब्रियम बन गया। अब बच्चों डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से किसको देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे। ये हमारा 45 डिग्री पे क्या बन रहा है मैम, AS का डायग्राम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, हमने पढ़ा है 45 डिग्री का क्या बनता है, हमारे AS का डायग्राम बनता है, ठीक है मैम। अब मैम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, किसकी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। सो मैम हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये वाला है, C बराबर क्या है, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और C किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस कंजप्शन दोनों है, ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है मैम, हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट है मैम, कोई चेंजेस नहीं है, हमारे इन्वेस्टमेंट क्या है मैम, कॉन्स्टेंट है। सो हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। अब बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, AD की। AD में हम क्या इंक्लूड करते हैं मैम, AD में हमारा C+I है, तो I हमारा क्या है मैम, कांस्टेंट है, C हमारा क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा I है
और ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जितना डिफरेंस है उतना इन दोनों में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। एडी भी क्या होगा, सी की तरह ही, जो हमारा कंजप्शन है उसकी तरह ही क्या होगा, बढ़ेगा, पर इन दोनों में क्या होगा, इतना डिफरेंस होगा। कितना, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है उतना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडी, बिल्कुल हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सप्लाई की। सप्लाई कर्व जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है मैम, वो क्या बनता है, 45 डिग्री पे बनता है, ये बन गया। अब बच्चों कहाँ पे एडी और एएस इक्वल हो रहे हैं, सो हम कहेंगे मैम ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडी और एएस इक्वल हो रहे हैं, और यही क्या हो गया मैम, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। सो ई पे क्या हो गया, हमारा एएस और एडी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, इजी है, बहुत सिंपल है, जहाँ पे दोनों इक्वल हो गया वो क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे सारी लिखी हुई है, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड, एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई, सी यानी कंजम्पशन, आई यानी इन्वेस्टमेंट, और एस यानी क्या हो गया, सेविंग हो गया। अब मैम समझते हैं इसको, यहाँ पे किसके टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। सो मैम इनकम दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, कंजप्शन सी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जो कि हमारा कांस्टेंट है, सेविंग दी हुई है, और एडी और एएस दिया हुआ है। एडी कैसे निकलता है, अगर हम कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एडी निकल गया। एएस कैसे निकलता है, अगर हम सेविंग प्लस कंजप्शन प्लस सेविंग करते हैं तो हमारा क्या निकल गया, एएस निकल गया। अब बच्चों क्या देखेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एडी को, निकाल लेते हैं मैम। ठीक है, एडी कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ लो, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ लो। ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडी निकल जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 40 + 40 कितने हो गए, 80 हो गए मैम। इसको हम ब्लैक ही कर लेते हैं, चलो, या फिर इसको इससे कर लेते हैं। सो हमारा 80 हो गया। ठीक है मैम, 120 + 40 हमारा 160 हो गया। 200 + 40 तो 200 + 40 240 हो गया। ठीक है, 280 + 40 तो हमारा 320 हो गया। 360 + 40 तो हमारा 300 हो गया। ठीक है, 440 + 40 तो हमारा 480 हो गया। ठीक है, और हमारा 520 + 40 तो हमारा 560 हो गया। ठीक है मैम, कुछ इस तरह से हमारा क्या हो गया, डायग्राम बन गया है। सॉरी, हमने टेबल बना ली, हमने यहाँ पे हो गया था 320। ठीक है, हमारा हो गया था यहाँ पे 400, और यहाँ पे हो गया था 480 प्लस इन्वेस्टमेंट 480। ठीक है मैम, ये हमारा हो गया क्या, हमारा एडी आ गया हमारे पास। ठीक है मैम, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं एएस की, हमारे एग्रीगेट सप्लाई की। क्या क्या ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 40 - 40 में से अगर हम ऐड करके -40 को क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैम दूसरे पेन से कर लेंगे इसको, हमारा 0 हो गया यहाँ पे। इन दोनों को करना है, 40 - -20 करो, कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने ये वाला करना है ना, हमने इन्वेस्टमेंट देख लिया, कंजप्शन और यहाँ पे सेविंग को माइनस करना है। 120 में से 20 को माइनस करो, कितना आया, 100 आ गया। ठीक है, 200 में से 0 को माइनस करो, कितना आ गया, हमारा 200 है ना, ये कंजप्शन। 200 में से 0 को माइनस करो, सो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 200 आ गया, बिल्कुल। अब बच्चों 280 में से हमें 20 को माइनस करना है, तो कितना आएगा, हमारा 260 आएगा। नहीं 260 नहीं, 300 हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, हम भूल गए थे, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो 280 और 20 कितने हो गए, 300 हो गए मैम। ठीक है, 360 और 40 कितने हो गए, 400 हो गए। 440 और 60 कितने हो गए, 500 हो गए। और 520 और 80 कितने हो गए, तो हम कहेंगे यहाँ पे 600 हो गए। क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई देख लिया, एग्रीगेट डिमांड देख लिया, हमें सेविंग, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग दी हुई है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो कंजप्शन है वो कैसा कंजप्शन है, जब इनकम क्या है, हमारी 0 है। जब इनकम हमारी 0 है, जब क्या है, हमारी इनकम 0 है यहाँ पे, तो हमारा कंजप्शन कितना है मैम, 40 है। तो ये वाला
-40 कौन सा वाला 40 है मैम, यानी ये वाला कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कौन सा वाला है, ऑटोनोमस, ठीक है। ऑटोनोमस हमारा क्या है, कंजप्शन है। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या बता रहा है, अगर आपकी इनकम 0 है फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ये वो वाला है, ठीक है। अब बच्चों आपकी इनकम 0 है, कंजप्शन आपका 40 है, इस कंजप्शन को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, सॉरी इस कंजप्शन को करना है आपको। सो मैम यहाँ पे सेविंग तो आपकी कुछ है ही नहीं, सो मैम यहाँ पे सेविंग नहीं होगा, हमारा क्या होगा, डिस सेविंग होगा, सो -40 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हमारा क्या हो रहा है, इनकम 100 से बढ़ रही है, सो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन तो कितना है, 40 का है, ठीक है मैम, ये फिक्स है। चेंज किस में होगा, इंड्यूस में होगा, ठीक है। इंड्यूस कंजप्शन में कितने का हो रहा है, 80 से चेंजेस हो रहा है, सो ये हमारा चेंजेस है। इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स है और सेविंग क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग बढ़ रही है, ठीक है। एडी और एएस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे डायग्राम तो बनेगा नहीं, सो यहाँ पे रिमार्क डाल लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे देखेंगे एडीएस और एएस में देखेंगे कि कौन ज़्यादा है और कौन कम और कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। अगर इनकी बात करें, रिमार्क डाल लेते हैं। सो मैम यहाँ पे देखेंगे एडी 80 है, एएस कितना है, 0, यानी क्या हो रहा है, एडी ज़्यादा है, ठीक है, एडी इज मोर देन एएस, ठीक है। अब मैम एडी कितना है, 160 है और एएस कितना है, 100 है, फिर क्या हो गया, एडी ज़्यादा है किससे, एएस से, ठीक है। 240 है और 200 है, क्या हो गया, एडी ज़्यादा हो गया, ठीक है, एडी इज मोर देन एएस, ठीक है। अब मैम 320 एडी है और एएस कितना है, 300, फिर एडी ज़्यादा है, हमारा एग्रीगेट डिमांड किससे ज़्यादा है, हमारे एग्रीगेट सप्लाई से। अब मैम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 तो हम कहेंगे एडी इक्वल हो गया किसके, एएस के, ठीक है। अब मैम 480 क्या हो गया, हमारा एडी हो गया और 500 क्या हो गया, एएस हो गया, सो हम कहेंगे यहाँ पे एडी जो है लेस देन है एएस के, बिल्कुल है, यानी एएस ज़्यादा है। अब मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एडी इज लेस देन एएस। सो मैम हमने देख लिया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा मैम इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे एडी और एएस इक्वल होगा। यहाँ पे कहाँ पे, जब आपकी इनकम कितनी होगी, 400 होगी, जब आपकी इनकम 400 होगी, आपका कंजप्शन 360 होगा, आपका इन्वेस्टमेंट 40 का होगा और सेविंग की भी कितने की होगी, 40 की होगी। सो मैम हम कहेंगे वहाँ पे हमारा एडी और एएस क्या होगा, इक्वल होगा 400। अब बच्चों एएस और आई भी इक्वल हो रहा है, सॉरी एस और आई भी इक्वल हो रहा है। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आई कितना है, 40 है और मैम यहाँ पे सेविंग कितनी है, सेविंग भी 40 के। सो हम कहेंगे एडी इक्वल हो रहा है किसके, एएस के, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे। और मैम क्या हो रहा है यहाँ पे, एस बी, एस जो है, एस जो है वो भी इक्वल हो रहा है किसके, आई के। सो हम कहेंगे मैम ये क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है बच्चों। इस डायग्राम में हमने समझा यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम, मान के चलो कि यही क्या है, 400 है और यहीं पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। और इसी पॉइंट में हमारा आई और यहाँ पे हमारा आई और एस यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। इसी पॉइंट में हमारा आई और एस भी क्या होगा मैम, इक्वल होगा। सो मैम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये हमने देख लिया। अब मैम इक्विलिब्रियम हमने देख लिया कि एडी इक्वल होना चाहिए एएस के। अब मैम अगर इक्वल ना हो तो भाई ज़रूरी थोड़ा ना कि हर बार इक्वल हो, नहीं है ना, ज़रूरी ज़्यादा भी हो सकता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो सकता है एग्रीगेट सप्लाई के, या फिर हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो सकती है एग्रीगेट डिमांड के। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे ये देखते हैं। अगर बच्चों मान के चलो कि भाई अगर एडी ज़्यादा है एएस के, भाई एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है मतलब भाई कहने का मतलब है कि डिमांड कितनी हो रही है, एग्रीगेट डिमांड हो रही है आपके इकोनॉमी में 1000 यूनिट्स की, पर सप्लाई कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ 800 यूनिट्स की है, यानी क्या है, आपकी डिमांड ज़्यादा है। सिंपल सी बात है कि भाई डिमांड हो रही है 1000 यूनिट की, सप्लाई भी 1000 की होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, पर सप्लाई कितनी है, 800 की है, ठीक है मैम। अब मैम इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भाई सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। सो अब डिमांड को कवर करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे, और ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन करके उसको क्या करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तब क्या हो जाएगा, एडी इक्वल हो जाएगा किसके, एएस के, ठीक है, जब सप्लाई इंक्रीज करेगी। अगर इस कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, यानी प्रोडक्ट कम पड़ रहे हैं, जो
मार्केट में आने चाहिए, जो इकोनॉमी में आने चाहिए, वो प्रोडक्ट कम है। सो उन प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, यानी उनका प्रोडक्शन करेंगे और उस प्रोडक्शन को क्या करेंगे, यानी उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, उनकी सप्लाई करेंगे मार्केट में। और फिर क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई इक्वल टू डिमांड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यही कहा गया है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड प्रेसिड्स। यानी कहने का मतलब है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड ही फुलफिल नहीं हो रही। उस कंडीशन में इन दिस सिचुएशन द प्रोड्यूसर विल इनहेंस द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्शन सच दैट एस कुड बी इंक्रीज एंड बिकम इक्वल टू एडी। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो आउटपुट का लेवल है भाई, जितनी क्वांटिटी में जो आउटपुट है उसको बढ़ाया जाएगा। पहले जहां फर्म 500 यूनिट्स बनाती थी, प्रोडक्शन करती थी, अब उसको बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई की जाएगी। ठीक है मैम, सो यहाँ पे आउटपुट को इंक्रीज किया जाएगा और मैम जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। अब जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी सो क्या होगा, जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज होगा सो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी सो हमारा किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये एडी के इक्वल हो जाएगा हमारा एएस। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पे हमने देखा इन दिस सिचुएशन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड, और इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम फिर से कहाँ आ जाएगा, वहीं आ जाएगा। ये हमने देखा मैम एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो, अगर मैम एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब है, मान लो, अरे भाई मान लो ये जो सिचुएशन है उसको उल्टा कर लेते हैं, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई है मैम कितनी, 1000 की, और डिमांड कितनी है, सिर्फ यहाँ पे 800 की। यानी कि भाई ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, प्रोड्यूसर्स ने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, कितने, 1000 यूनिट्स के प्रोडक्ट बना लिए, पर सप्लाई कितना हुआ, सेल कितना हुआ, सिर्फ 800 की। यानी जितना डिमांड था, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, किससे, सप्लाई से। अब बच्चों 1000 यूनिट्स बने, बिके कितने, सिर्फ 800, 200 बच गए। 200 हमारे किस में हो गए, स्टॉक में हो गए, इन्वेंट्री में हो गए, अभी भी अनसोल्ड स्टॉक में हो गए। सो मैम इस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब स्टॉक में होगा इन्वेंट्री तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो नहीं करेगा प्रोडक्शन। क्यों करेगा भाई, उसको पता है कि मेरे पहले ही मेरे पास माल पड़ा है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, तो मैं क्यों करूं प्रोडक्शन, नहीं करेगा। और उस कंडीशन में जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगी। अब जब प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, तो फिर से बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई इक्वल हो जाएगी किसके, डिमांड के। सो हम कहेंगे मैम क्या होगा, इफ ED is less than AS, if aggregate demand is less than aggregate supply, then the situation of the unwanted stock, यानी क्या हो रहा है, unwanted stock है भाई, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं है, उससे ज़्यादा स्टॉक है। ठीक है, in this situation the producer will decrease the level of output and production such that AS could be decreased and become equal to AD, and this situation the equilibrium is restored। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, पहले से ही प्रोडक्शन बना हुआ है या फिर प्रोडक्ट बना हुआ है, या फिर अगर प्रोडक्शन जो हो रहा है जितने लेवल का हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, कम कर दें। अब जितने लेवल से हम प्रोडक्शन कम करेंगे यानी सप्लाई भी कम होगी। अब जब सप्लाई कम होगी मार्केट में तो क्या होगा, तो हमारा एडी फिर से क्या हो जाएगा मैम, इक्वल हो जाएगा एएस के। सो हम इस कंडीशन में क्या होंगे, हमारा जो आउटपुट है वो कम कर देंगे। अब जैसे आउटपुट कम हुआ तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब यहाँ पे सप्लाई कम होगी तो एडी के इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा एएस आ जाएगा। ठीक है मैम। सो मैम अगर एडी मोर देन है एएस के, सो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे करना है ये हमने देख लिया। और जब एडी लेस देन है एएस के तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे करना है ये हमने देख लिया। अब बच्चों हमने पहली जो अप्रोच थी वो हमने देख ली। अब दूसरी जो अप्रोच है मैम कौन सी है, हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, इन दिस अप्रोच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर क्या होगा, एस और आई, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सेविंग क्या बता रहा है, सेविंग बता रहा है विड्रॉल को, और बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या बता रहा है, ये इंजेक्शन को बता रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम बात करें तो सेविंग क्या बताता है, सेविंग एक तरह से क्या है भाई, जितनी भी एक पर्सन की इनकम है उसमें से
कुछ पार्ट क्या करता है, सेव करके रखता है, ठीक है। सो यानी क्या हो रहा है, इकोनॉमी में पैसा नहीं जा रहा, वो सेव करके रख रहा है, यानी इकोनॉमी में पैसा नहीं जा रहा। सो बच्चों इसको क्या कहा जाता है, ये एक तरह से क्या है, विड्रॉल है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, विड्रॉल हो रहा है। कहाँ से, इनकम का विड्रॉल हो रहा है, हाउस होल्ड विड्रॉल कर रहा है, ठीक है मैम। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी एक तरह से क्या है कि भाई इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, तो ये क्या है बच्चों, इंजेक्शन है, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ इनकम और मैम विड्रॉल ऑफ इनकम, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट ये है। सेविंग यानी क्या हो गया, हम विड्रॉल कर रहे हैं इनकम को, और इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया, इंजेक्शन कर रहे हैं, भाई सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं इनकम की, किसमें, मनी की सप्लाई ज्यादा हो रही है, किसमें, इकोनॉमी में। सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों S इक्वल टू आई। अब बच्चों S का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है मैम, एग्रीगेट सप्लाई में आता है, और I का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, एग्रीगेट डिमांड में आता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे लिखते हैं, सिंपल सा C प्लस I से लिखते हैं मैम, बिल्कुल लिखते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई को हम कैसे लिखते हैं, C प्लस S से लिखते हैं। अब बच्चों हमने दोनों ही कंजप्शन काट दिया, क्या रह गया, I और S रह गया। सो हम सिंपल सा कहेंगे S इक्वल टू क्या हो गया, I के इक्वल हो गया। अब बच्चों इसको समझते हैं, ठीक है मैम, समझ लेते हैं। एक हम यहाँ पे चार्ट से, हम यहाँ पे टेबल से समझते हैं। अब बच्चों हमारे सामने इनकम दी हुई है, कंजप्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और सेविंग दिया हुआ है, ठीक है, तीन चीज़ें दी हुई है। अब मैम क्या करना है, हमारा क्या होगा, कहाँ पे इक्वल होगा, जहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, वहीं पे क्या हो गया हमारा, वहीं पे हमारा हो गया क्या, वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड आ गया। अगर हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ गया, एग्रीगेट सप्लाई आ गया। ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड जब हम C प्लस आई करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई जब हम क्या करेंगे, C प्लस S करेंगे, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, एग्रीगेट सप्लाई। इसको और इसको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड आ गया, ठीक है मैम। अब क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, 100 से इनकम बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। कंजप्शन भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे पहला ऑटोनोमस कंजप्शन है, उसके बाद में 80 से क्या हो रहा है, हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है, ठीक है मैम। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है मैम, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होगा, फिक्स होगा। हमारी जो अजम्पशंस हैं बच्चों वो देख के चलना है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा क्या होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा। सेविंग क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका सेविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सो मैम यहाँ पे जब हमारी इनकम कितनी थी, 0 थी, इन्वेस्टमेंट कितना था, 40 का था। अब मैम यहाँ पे सेविंग कितनी थी, -40। अब मैम इनकम जैसे जैसे 100 से बढ़ी, हमारा इन्वेस्टमेंट तो फिक्स होगा, यहाँ पे सेविंग क्या होगी, पहले 0 एंड देन, पहले तो क्या थी, माइनस में थी, फिर 0 एंड देन क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। अब मैम इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या हो गया, इक्वल हो गया, वहीं क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। सो मैम हम कहेंगे जब इनकम कितनी है, 400 की है, कंजप्शन 360 होगा और इन्वेस्टमेंट 40, और मैम सेविंग कितनी होगी, 40 की होगी। अब मैम ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में हमारा सेविंग बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा OX अक्ष है, बिल्कुल है। ये हमारा OY हो गया, ठीक है। OX पे हमारा इनकम और आउटपुट, OY पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है मैम। अब बच्चों हमारा सेविंग कहाँ से शुरू हो रहा है मैम, माइनस से शुरू हो रहा है। ये देखो -40, तो हमने क्या करा, यहाँ माइनस से हमारा क्या हो रहा है, सेविंग शुरू हो रहा है। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है मैम, कांस्टेंट है, वो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अगर हम मैम बात करें कंजप्शन की, तो हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, पर हमारा कंजप्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा कंजप्शन है। अभी कंजप्शन नहीं बना रहे, सिर्फ एक यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है मैम। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी हमारा OX और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बीच में जितना डिफरेंस है, उतना हमारा C और जितना हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम, इन्वेस्टमेंट और वो हमारा AD में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंजप्शन, बिल्कुल। अब बच्चों कह रहा है कि जहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों इक्वल कैसे होंगे, कि मैम धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा सेविंग्स क्या हो रहा है, बढ़ेगा, ठीक है। पहले -40 था, देन -20 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया। अब उसके बाद में क्या हो रहा है मैम, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है मैम, कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रहा, इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं। सो मैम इन्वेस्टमेंट कहाँ काट रहा है, सेविंग को, या फिर सेविंग कहाँ काट रही है इन्वेस्टमेंट को। सो मैम कुछ यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रही है, दोनों एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अब जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेगी वहाँ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है। यानी कि अगर हम Y पे क्या करेंगे, अगर हमारी इनकम Y पे है तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, और हमारा आउटपुट भी कहाँ होगा, वहीं होगा। सो E इक्वल हो गया किसके, S इक्वल
और आई के, ठीक है। हमारा इक्विलिब्रियम किसके इक्वल हो गया, हमारे एस इक्वल टू आई के इक्वल हो गया, यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स है, हमारा माइनस से क्या आ रहा है, हमारी सेविंग्स आ रही है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। सो जहाँ दोनों एक दूसरे को काट देंगे वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैम तो बढ़ा लेते हैं आगे। अगर देखो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, अब जैसे हमने ईडी और एएस में देखा था, क्या देखा था भाई, क्या होगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम से सेविंग ज़्यादा भी हो सकती है या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में मैम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, सेविंग से, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, सेविंग से। इस कंडीशन में क्या है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, और इसमें भी क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, सेविंग से। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्वल है किससे, सेविंग से, ठीक है मैम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, और यहाँ पे भी क्या है, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, ठीक है मैम। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग के इक्वल हो, कभी कभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है सेविंग से, और कभी कभी हमारी सेविंग ज़्यादा हो सकती है इन्वेस्टमेंट से। अब मैम अगर इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो फिर से इक्विलिब्रियम कैसे आएगा ये देखेंगे। तो मैम सिंपल सी बात है, हमारे पास ये वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे ये वाला है सेविंग ज़्यादा है और इसमें क्या है मैम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इससे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ आई इज़ मोर देन एस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई इज़ लेस देन एस। यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सॉरी सेविंग ज़्यादा, और यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैम एस इज़ मोर देन आई, अगर एस ज़्यादा है आई से, एस यानी सेविंग ज़्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से, उसकी कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा, सेविंग कब ज़्यादा होती है बच्चों, हम कहते हैं बात कि सेविंग कब ज़्यादा होती है। मान लो कि हमारे पास 100 रुपीज़ है, बिल्कुल है। अब 100 रुपीज़ में से हमारा जो कंजप्शन है वो कितना हो रहा है, मान के चल रहे हैं भाई 100 रुपीज़ है। अब 100 रुपीज़ में से हमारा कंजप्शन, हमें कितनी ज़रूरत है, मान के चल रहे हैं हमें 50 की ज़रूरत है, ठीक है मैम, 50 की ज़रूरत है। हमने डिमांड कितने की 50 की। बाकी जो 50 है बच्चों वो किस में हो गए, सेविंग में हो गए। यानी हमारी इनकम क्या है मैम, यहाँ पे 100 है। अब मैम 100 में से 50 क्या हो गया, हमारे कंजप्शन हो गया, और 50 क्या हो गई, हमारी सेविंग होगी। यानी हमारी जो इनकम है बच्चों ज़्यादा होगी, सिंपल सी, हमारी इनकम ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट हमारा क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेव करके रख रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। मान के चल रहे हैं यहाँ पे क्या है मैम, एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है तभी तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेव कर रहे हैं। भाई जितनी डिमांड करनी चाहिए उससे कम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट को सेव करके रख रहे हैं, ठीक है। उनको जितनी ज़रूरत है वो डिमांड कर रहे हैं और बाकी पार्ट क्या कर रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं। सप्लाई ज़्यादा है। अब यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे क्या हो रही है, AD इज लेस देन AS, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। अब बच्चों सप्लाई ज़्यादा कैसे होगी, सप्लाई कैसे होगी मैम, हम प्रोडक्शन करेंगे, जो फॉर्म होगी प्रोडक्शन करेगी। अब बच्चों प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ हो रहा है ज़्यादा। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उनकी इनकम भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगर बच्चों एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो रही है यानी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, आउटपुट क्या है, मोर है। अब बच्चों इस आउटपुट को, आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन और सर्विस है। प्रोडक्शन और सर्विस बनाता कौन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं मैम, लैंड लेबर और हमारा कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना रहे हैं, यानी यहाँ पे कहेंगे, एक सेकेंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना रहे हैं, ठीक है। सो मैम हम कहेंगे अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, भाई जैसे कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो कहने का मतलब है कि भाई आउटपुट इंक्रीज ही हुआ है, आउटपुट ज़्यादा आया है, जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा आया है। अब बच्चों ये जो आउटपुट ज़्यादा आया है इसका मतलब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। अब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा यूज़ किया है, किसी भी जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, उनका ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है मैम। तो ठीक है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा यूज़ हुआ है। अब जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा यूज़ हुआ है तो उनकी इनकम भी तो ज़्यादा होगी। भाई मान लो कि भाई क्या हुआ, प्रोडक्शन में हमने 5 लेबर का यूज़ किया है, ठीक है। अब बच्चों इन 5 लेबर को देने के लिए हमें क्या, उनको पे तो करना ही पड़ेगा, यानी उनकी इनकम भी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, उनकी इनकम भी क्या हुई है मैम, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब बच्चों उनकी इनकम इंक्रीज हुई तभी तो वो क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं,
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कम कैसे करेंगे, वही ये जो सिचुएशन है कि सेविंग ज़्यादा है, अब इस सेविंग को कम कैसे करेंगे। सो मैम इनकम को कम कर दो, वही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे थे उसको कम कर दो। अब उसको कम कैसे करेंगे, सो मैम आउटपुट को कम करो। क्या करो, आउटपुट को कम करो। आउटपुट को कम कैसे करेंगे, जब हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको कम यूज करो, ठीक है, उनका कम यूज करो। मतलब जहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले 5 यूज कर रहे थे, अब कम कर दो। अब कितना करो, सिर्फ 3 ही यूज करो। अब जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हुए, सो मैम यहाँ पे आउटपुट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब मैम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हुए तो इनकी इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब इनकम कम होगी सो मैम यहाँ पे जो सेव कर रहे थे उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है, उसमें भी क्या आएगी, कमी आ जाएगी। सो हम कहेंगे इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम अगर सेविंग जो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, सो उस कंडीशन में हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको कम कर देंगे। अब जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे सो मैम क्या होगा, इनकम भी कम हो जाएगी उनकी, और जैसे ही उनकी इनकम कम होगी सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेविंग कम हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से I इक्वल टू S हो जाएगी। अब मैम हमने यहाँ पे कहा था सप्लाई ज़्यादा हो रही है, अब सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो उसके कॉन्सेप्ट में क्या था कि आउटपुट को कम कर दो। अब जैसे आउटपुट को कम करेंगे तो सप्लाई फिर से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसके, AD के, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, AS के इक्वल हो जाएगी हमारी AD, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे किस तरह से सेविंग को फिर से इन्वेस्टमेंट के इक्वल करना है ये हमने देख लिया। अब बच्चों पढ़ लेते हैं, एट दिस पॉइंट some of the anticipated output remain unsold, forcing companies to keep unsold item on the hand, ठीक है बच्चों। अब S ज़्यादा है, जब सेविंग ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट, तो उस पॉइंट में क्या है, उस पॉइंट में कहने का मतलब है कि हमारा जो आउटपुट होगा, कंपनीज का जो आउटपुट है बच्चों वो क्या है, अभी भी अनसोल्ड है, रिमेन अनसोल्ड है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे बच्चों क्या कर रही है, कंपनी को अपने पास अनसोल्ड स्टॉक रखना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, कट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या होगा, कमी करेगा, ठीक है। अब जैसे ही प्रोडक्शन में कमी करेगा, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन आउटपुट, रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही डिक्रीज होगा आउटपुट में तो इनकम भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इनकम कम क्यों हो गई, क्योंकि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ही तो इनकम बढ़ रही है और कम हो रही है। अब जैसे ही हमने डिक्रीज कर दिया आउटपुट, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कम यूज हो रहा है, अब जैसे ही हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कम यूज करेंगे तो उनको कम देना पड़ेगा पैसा। अब जब उनको कम पैसा देना पड़ेगा यानी उनकी इनकम क्या होगी, डिक्रीज हो गई। अब जब डिक्रीज हो गई इनकम तो क्या होगा, सेविंग भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम होने लग जाएगी। सो लेस इनकम मीन्स लेस सेविंग। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही उनकी इनकम कम हुई तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गई, सेविंग भी कम हो जाएगी। तो फिर से क्या हो गई, फिर से हमारा यहाँ पे सेविंग इक्वल हो गया किसके, इनकम के, सॉरी इन्वेस्टमेंट के। सेविंग क्या हो गया, इक्वल हो गया इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों बात कर लेते हैं, अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, भाई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और सेविंग क्या है, कम है। अब बच्चों इसको भी हम यहाँ पे किससे समझते हैं, हम AD और यहाँ पे AS के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, ठीक है मैम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेविंग कम होने का मतलब क्या है कि लोगों के पास क्या है, भाई लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। अब मैम इस सिचुएशन में क्या होगा, लोग कम सेव कर रहे हैं, कम सेव करने का मतलब है कि लोगों की इनकम कम है। अब जब लोगों की इनकम कम है तो बच्चों वो किस में लगा रहे हैं, भाई सब डिमांड करने में ही लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब डिमांड करने में लगा रहे हैं तो सप्लाई तो कुछ होगी नहीं, ठीक है, सॉरी डिमांड करने में ही लगा रहे हैं तो सेविंग तो कुछ होगी नहीं, सिंपल सी बात है। अब बच्चों सेविंग को बनाना है तो कैसे बनेगा, अब बच्चों डिमांड ज़्यादा हो रही है, क्या देख रहे हैं हम, डिमांड ज़्यादा हो रही है। सो डिमांड ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, कैसे हम डिमांड को कवर करेंगे। सो सिंपल सी बात है, हम सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। पहले आउटपुट क्या था, मान के चलो कि पहले आउटपुट कम था, अब मैम क्या करेंगे, अब डिमांड के इक्वल तो हमें करना है ना सप्लाई। सो उस कंडीशन में क्या होंगे, सप्लाई बढ़ाएगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो सप्लाई बढ़ाएगा। अब मैम आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, भाई आउटपुट के लिए, प्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो मैम पहले जहाँ मान के चलो कि पहले जहाँ क्या यूज़ हो रहे थे, 3 लेबर यूज़ हो रहे थे, जहाँ प्रोडक्शन करने के लिए 3 लेबर यूज हो रहे हैं वो बढ़ा के कितने कर दिए, 5 कर दिए, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है मैम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो उनकी इनकम भी तो बढ़ेगी मैम, बिल्कुल बढ़ेगी। भाई जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा,
सेविंग भी तो बढ़ेगी। अब सिंपल सी बात है भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो सेविंग भी क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा मैम, सेविंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो मैम क्या हो गया, अगर हम देखें तो आउटपुट बढ़ाते टाइम, जब हम आउटपुट बढ़ाते हैं, एग्रीगेट डिमांड को फिर से हम इक्वल करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करने के लिए जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा रहा है, वैसे वैसे जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम बढ़ रही है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उनकी सेविंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हम कहेंगे फिर से हम कहाँ आ गए, हम S इक्वल टू आई की कंडीशन में आ गए। सो मैम यहाँ पे यही है, पीपल स्पेंड मोर मनी देन द नेसेसिटी ऑफ द परचेज द आउटपुट। ठीक है मैम, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर सप्लाई लेस देन है इन्वेस्टमेंट के, तो कहने का मतलब है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट AD आउट नंबर्स AS इन द इकोनॉमी, यानी AD क्या है, ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई के। अब बच्चों एग्रीगेट सप्लाई बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करके सप्लाई करनी है। एज अ रिजल्ट मैन्युफैक्चरर विल इंक्रीज आउटपुट टू कंपनसेट फॉर द सिचुएशन। अब बच्चों इस सिचुएशन से कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट राइज टू द पॉइंट वेयर इट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों क्या होगा, ठीक है, अब बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा मैम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे क्या होगा, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, यानी ज़्यादा पेमेंट करेंगे और उनकी इनकम बढ़ेगी, और जैसे इनकम बढ़ेगी यहाँ पे क्या होगा, सेविंग भी बढ़ जाएगी। सो मैम यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से हमारा S इक्वल होता है I के, और हमने देख लिया कि कैसे AD इक्वल होगा हमारे AS के। दोनों ही अप्रोचेस हमने देख ली बच्चों, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और बच्चों AD और AS अप्रोच दोनों ही हमने देख ली। सो बच्चों आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने बच्चों जो मैक्रो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा एक इकोनॉमी का, ये हमने देखा था, और इसमें हमने दो अप्रोचेस देखी थी। कौन कौन सी, पहली थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, और दूसरी थी मैम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।